कि एवरेज मैन इज मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल। और हमने स्टार्ट कहां से किया था? ए सिंगल सेल से। तो एक सिंगल सेल से 100 ट्रिलियन सेल, हाउ इट इज पॉसिबल? It is only possible when a single cell divide, it forms two daughter cells. The daughter cells again divide and finally billions, trillions of cells may be there. आज का हमारा टॉपिक यही है, how the cell divides, cell cycle and cell division. This is a topic of biology in +1 class. Cell division start करने से पहले let's have a look on the cell. A typical cell consists of the cell membrane, cytoplasm and the nucleus. Nucleus के अंदर chromatin material. Chromatic material क्या है बेटा? ये वही material है जो हमारे सब character control करता है. This chromatin actually made up of the DNA. DNA में certain sequence are there which form the gene. और ये वही जीन है, हम कहते हैं कि इसके अंदर ये जो जीन है, इसके अंदर ये जीन है, इससे कैरेक्टर ऐसे हैं, इससे कैरेक्टर ऐसे हैं। हमारी आंख बनाने की रिस्पांसिबिलिटी, बाल कितने होंगे, कलर कैसा होगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। इसका मतलब ये सारा का सारा जो है वो हमारे पूरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो जब सेल को डिवाइड होना है, व्हेन इट फॉर्म टू डॉटर सेल्स, तो क्या ये डीएनए का हाफ हिस्सा इसको देगी, हाफ इसको देगी? नो, बिकॉज यदि ऐसा हुआ तो आधे कैरेक्टर इधर आ जाएंगे और आधे कैरेक्टर इधर आ जाएंगे। पर एक फुली फंक्शनिंग के लिए तो हमें सारे जीन चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक सेल को जब भी डॉटर सेल बनानी है, सबसे पहले अपने डीएनए कंटेंट्स को डबल करना चाहिए, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी चाहिए, ताकि एक कॉपी इधर और एक कॉपी इधर वो दे दे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब ये उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर सेल डिवीजन के दौरान किस तरह से एक्ट करेगा, जब सेल डिवाइड करेंगी तो एक धागे की तरह टूट नहीं जाएगा? क्या पता इक्वल डिवाइड हो कि ना हो। तो उस केस में ये क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस करता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल आपस में अपने आप को कंडेंस करता है। कंडेंस करके ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। इट मींस यदि मैं एक ह्यूमन सेल की बात करूं तो इस क्रोमेटिन मटेरियल्स के कंडेंस होने के बाद 46 क्रोमोसोम बनते हैं। मैं यहां पे सिर्फ 2 ड्रॉ कर रहा हूं। 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम आपने कई बार सुना होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यस, 23 पेयर्स, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। 23 क्रोमोसोम फादर साहब से आए होंगे, 23 क्रोमोसोम मदर से आए होंगे, तो मिला के हम उनको 46 कहते हैं। एक सेट, 2 सेट, तो 2 सेट होने की वजह से वी आर डिप्लॉयड। यदि हम सिर्फ एक सेट की बात करें तो हैप्लॉयड। So we all are the diploid persons. Okay? तो सेल जब डिवाइड करती है तो सेल पहले इसको अपने क्रोमोसोम को, अपने डीएनए को डबल करना है। तो जब ये डबल करेगी तो बिल्कुल इसकी जैसी कॉपी एक और बनेगी ना, बिल्कुल इसकी जैसी कॉपी बनेगी, इसकी भी एक बिल्कुल सेम कॉपी बनेगी, ताकि ये एक क्रोमोसोम्स और दूसरे वाले का भी एक पार्ट, मतलब कंप्लीट जीन का सेट इधर आ गया, इसी तरह से कंप्लीट जीन का सेट एक इधर आ जाएगा, ताकि दोनों डॉटर सेल जो बनेगी दोनों को बराबर मात्रा में डीएनए कंटेंट भी मिले, बाकी सब ऑर्गेनेल्स भी मिले। इसका मतलब एक सेल डीएनए डबल करती है, ग्रोथ करती है और फिर डिवाइड हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट डॉटर सेल्स अगेन जी अपने डीएनए कंटेंट को डबल करेगी, ग्रोथ करेगी और डिवाइड हो जाएगी। तो बार बार यही साइकिल रिपीट होता रहेगा।
दैट इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। यदि मैं ह्यूमन सेल की बात करूं जो 24 घंटे लेती है डिवाइड करने में, तो 24 घंटे का मतलब ये है कि वो लगभग 95% ऑफ टाइम, लगभग 23 घंटे सिर्फ ग्रोथ करने में कंज्यूम करती हैं। सिर्फ 1 घंटा होता है जिस दौरान वो डिवाइड करती है। उस 24 आवर्स को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसमें ये वो 1 घंटा है जो डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये वो टाइम है जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस टाइम इज कॉल्ड एज द इंटरफेज and this one is called as the M phase, माइटोसिस फेज। तो 1 घंटे में ये डिवाइड हुआ, बाकी में ग्रोथ हुई। यदि हम इस इंटरफेज को ध्यान से देखें, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट। फर्स्ट वन G1 phase, then S phase, this is the G2 phase। G1 gap 1, gap 2, ग्रोथ 1 या ग्रोथ 2, जैसे आपको इजी लगे। यहां पर जैसे ही यहां से हम स्टार्ट करते हैं, एक सेल डिवाइड होके हटी, मतलब एक सेल से अभी अभी 2 सेल बनी है, मींस वी आर हियर और जस्ट फॉर little time it enter into a small stage that is called as a G0 phase, quiescent stage, जहां पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती। जैसे अभी जस्ट एक डॉक्टर बन के आई है, जस्ट रिलैक्स, देन इट स्टार्ट टू एक्टिव। तो G0 फेज क्रॉस करने के बाद इट एंटर टू द G1 फेज। ये मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाती है और ग्रोथ करना शुरू करती है। इन S फेज, सिंथेसिस फेज, ये वो जगह है जहां पर वो डीएनए कंटेंट डबल हो रहा था। तो एस फेज में जनरली क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, और उसके बाद G2 फेज के अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं जो डिवीजन के दौरान चाहिए वो बनती है। उसके बाद फिर डिवाइड, ठीक है ना, मींस यहां पर क्या होगा, ग्रोथ होगी, पर डीएनए डबल नहीं होगा। डीएनए डबल कौन सी स्टेज में होता है, एस फेज में। कई बार ये नीट में क्वेश्चन आता है कि डीएनए कंटेंट डबल कब हो रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, ये सेल जब ग्रोथ कर रही है, ये वो पॉइंट है जहां पर सेल ये डिसाइड करती है कि इसको सेल डिवीजन करनी है कि नहीं करनी है। इट मींस दिस वन इज कॉल्ड एज अ चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट। दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। यहां पर एक एंजाइम है जो डिसाइड करेगा कि सेल को डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इट मींस कि यदि ये चेक पॉइंट क्रॉस नहीं होता तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। दूसरी बात, यदि ये चेक पॉइंट क्रॉस होता है तो फिर सेल डेफिनेटली डिवाइड करेगी, मतलब फिर वो रुकेगी नहीं। ओके, तो जैसे ही सेल ने डिसाइड किया कि डिवाइड होना है तो इट एंटर टू द एस फेज। यहां पर डीएनए कंटेंट डबल होता है। तो मेन फीचर क्या है, डीएनए कंटेंट डबल होना। डीएनए कंटेंट डबल होने के बाद इट एंटर टू द G2 फेज। डीएनए सारा बन गया है, डबल मतलब एक क्रोमोसोम का सेकंड हाफ ही बन गया, सेकंड पार्ट बन गया। तो ये यहां पर ग्रोथ, गैप 2 जो एसेंशियल प्रोटीन्स है वो बनेगी, बाकी ऑर्गेनेल्स बनेगी, और यहां पर दिस वन इज कॉल्ड एज द सेकंड चेक पॉइंट। मतलब ये इसका काम क्या है, ये देखना कि क्या सेल वाकई में इतनी मैच्योर हो चुकी है कि उसको डिवाइड तक भेजा जा सकता है, या अभी कुछ कमी है, उसको वो बनाने का टाइम दिया है। देन सेल डिवाइड करती है। सेल डिवाइड करते हुए मैं 2 वर्ड्स का जिक्र और करूंगा, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियो मींस न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मींस सेल की डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर सेल की डिवीजन होती है। जैसे कि मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर में बताया था, क्या बताया था, एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो इट मींस जब ये डिवाइड कर रहा होगा तो पहले न्यूक्लियस 2 बनेंगे, मींस पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगी, तब जाके 2 सेल बनेंगे।
कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। माइटोटिक फेज को समझने के लिए हम उसको जूम करते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो पार्ट हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मतलब पहले ये प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर डिवाइड, फिर से ग्रोथ, डीएनए सिंथेसिस, फिर से ग्रोथ। इस तरह से बार बार ये साइकिल चलता रहता है। तो प्रोफेज मेटाफेज के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, ये एक इवेंट है जो कंटिन्यू चल रहा है। अच्छे से समझने के लिए हमने इस थोड़े से पोर्शन को प्रोफेज कह दिया, थोड़े से को मेटाफेज कह दिया, एनाफेज कह दिया, टेलोफेज कह दिया। तो प्रोफेज में जनरली क्या होता है, ये सेल में न्यूक्लियस, यहां पर मैंने आपको ऑर्गेनेलिक बताई थी सेंट्रियोल, डिवाइड करता है, इसकी दो कॉपीज बनेंगी, एक यहां पर और एक यहां पर, और ये अपने अंदर से कुछ फाइबर निकालेगा जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये दोनों के दो अपोजिट एंड पे चलना शुरू करते हैं, मतलब एक यहां पे एक यहां पे। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होती है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा था वो कंडेंस, वो क्रोमोसोम बनाना है, कंडेंस होना शुरू होता है। तो प्रोफेज की मेन पहचान क्या हुई, सेंट्रियोल्स हैं वो दूर दूर जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड होती है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है। देन मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में जो दो सेंट्रियोल्स थे वो लगभग दूर जा चुके हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन चुके हैं। मुझे यहाँ पे दो क्रोमेटिड बनानी चाहिए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीएनए डबल हो गए हैं, डीएनए कंटेंट डबल हो गया था, और जो इनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे थे हर दिशा में, वो चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक वो किसी क्रोमोसोम्स को पकड़ ना ले। इसी तरह से वो यहां से पकड़ लेते हैं, यहां से पकड़ लेते हैं, इधर वाले भी इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। मैं इसको यहां बना देता हूं, यहां से और यहां से वो पकड़े गए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाफेज की। मतलब जब तक ये, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस है, माइक्रोट्यूब्यूल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सेंट्रियोल अपोजिट सिरे पे जा रहे हैं, न्यूक्लियर बॉल टूट रही है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा है, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ गए, उन सब ने उनको पकड़ लिया, मेटाफेज। मतलब इसको हमने मेटाफेज कह दिया। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर को पकड़ के वापस आएंगे। काइनेटोकोर का जिक्र शायद मैंने नहीं किया। एक क्रोमोसोम जब डबल हो गया, यहां पर एक प्लेट है, दैट इज काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जहां पर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर आके इसको अटैच करें, इधर से इसने अटैच किया, इधर से इसने अटैच किया, तो फाइनली फिर क्या होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे को खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के दो टूट जाएंगे। तो जब ये दोनों के दो टूट जाएंगे तो इसका एक सिरा कहां चला गया, इधर, और इसका दूसरा सिरा कहां चला गया, इधर। इस तरह से वो जो क्रोमोसोम थे जो अटैच थे, वो सब के सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दिस इज द मेन फीचर ऑफ एनाफेज। और फाइनली ये एक दूसरे को खींचेंगे, बिल्कुल नजदीक ले जाएंगे, और जब ये चारों क्रोमोसोम्स इधर पहुंच जाएंगे तो इनके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। अब आप इजीली देख सकते हो, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सेल इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी, दोनों साइड से अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और फाइनली सेल डिवाइड हो जाएगी दो डॉटर सेल्स के अंदर। ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट
नहीं होती। प्लांट सेल में यहां सेंटर में प्लेट बनती है विद द हेल्प ऑफ गोल्गी apparatus और वो बाहर की तरफ बढ़ना शुरू होती है और इस तरह से फिर सेल डिवाइड करती है। मतलब प्लांट सेल में बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन नहीं होती, अंदर से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ फैलती है। तो यहां पर एक सेल की डिवीजन से क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और एक सेल दो में डिवाइड होती है। इस तरह की डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस। तो माइटोसिस की खास बात क्या है? एक सेल दो में डिवाइड होगी, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और हमारी बॉडी में सोमेटिक सेल्स में ऐसा ही होता है। अब इसे एक बात और सोचने वाली है कि क्या हमारी बॉडी में हर एक सेल में ऐसा होता है? नहीं। अच्छा सोचो जरा, यदि स्पर्म में 46 क्रोमोसोम होते, एग में भी 46 क्रोमोसोम होते और वो जब दोनों आपस में कंबाइन करते तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते? 92। इसका मतलब नेक्स्ट बच्चे में तो 92 क्रोमोसोम हो गए। ये तो गलत हो गया। हमें तो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्रोमोसोम नंबर को सेम मेंटेन रखना है। यस, जहां पर जर्मिनल सेल होते हैं, जहां पर रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, वहां पर ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। वहां पर ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। वहां पर जो नेक्स्ट जो सेल बनेगी उसमें सेम क्रोमोसोम नहीं रहते, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। यस, होना जरूरी भी है। 46 क्रोमोसोम का 23 बनेंगे, तो जब स्पर्म में 23 क्रोमोसोम आएंगे, एग में 23 आएंगे, तो कंबाइन होकर दोबारा 46 बनेंगे, नई कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो इसका मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा दैट वाज माइटोसिस, जो हमारी पूरी बॉडी की सोमैटिक सेल्स में होते हैं, नॉट द जर्मिनल सेल। नाउ वी विल डिस्कस इन जर्मिनल सेल and that is called as the meiosis. That is not mitosis, that is the meiosis. meiosis को डिटेल में समझने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया देते हैं कि चेंजेस क्या हैं एक्चुअली। हमने यहाँ पे माइटोसिस के लिए एक सेल बनाई, मैंने उसमें ऐसे ऐसे 4 क्रोमोसोम बनाए। मियोसिस के दौरान जो मैं सेल ले रहा हूं उसमें भी इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स ही पड़े हैं। इसमें तो आप याद करो, चारों क्रोमोसोम एक सीध में आ गए थे और जब डिवीजन होनी थी तो 4 के 4 सेपरेट हो गए थे। इस केस में खास बात क्या है? इस केस में खास बात यह है कि जो पापा से आया था, जिसकी डबलिंग हो गई, मम्मी से आया था, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों के दो एक सीध में आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक सीध में आते हैं, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम फिर से सीध में आते हैं। इस तरह से 23 पेयर्स बनते हैं और जब वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको अटैच करते हैं तो वो इस तरह से अटैच करते हैं, ना कि इस तरह से। मेन डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे सब के सब होमोलोगस क्रोमोसोम भी एक सीध में है, बट मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम सेम एक ही पोजीशन पे होते हैं, एक ही सीध में होते हैं। और जब ये डिवाइड करते हैं तो जब 2 सेल बनेगी तो इसमें एक ये पूरा और एक ये पूरा एक साइड में, और ये वाला जो दूसरा मैं इधर बना देता हूं, जो ये वाला हाफ है ये कहां पे? ये एक साइड पे। फर्स्ट है। अगेन यहां से डिवीजन शुरू हो जाती है, तभी के तभी। इट मींस दोबारा से अब यहां पर जो एस्टर बन रही हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल बने हैं, वो दोबारा से अटैच होते हैं। अब ये जो 2 बनेंगे, अब ये हाफ हाफ बनेंगे, इसका भी हाफ इधर, हाफ इधर। इसी तरह से जब इसके 2 बनेंगे, ये हाफ 1 and 1, इसी तरह से ये 1 and 1। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो मियोसिस जो है, जो हम मियोसिस वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं,
जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इट अकर इन टू स्टेप्स, वन स्टेप एंड टू स्टेप्स। यहां पर एक सेल से दो सेल बनेंगी, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। बट यहां पर बेटा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। कहने में तो ये 4 हैं, यहां से कितने बने, 2 बने, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं। दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन स्टेप 1, इसको हम कहते हैं मियोसिस 1। और यहां से जो नेक्स्ट है आपको दिखता है ना, ये बिल्कुल इसके कॉपी लग रहा है, तो जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल मियोसिस जैसा है। देखो ये था हाफ हो गई, तो ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। ये वाला जो मियोसिस का स्टेप है ये माइटोसिस जैसा है, तो मियोसिस 2 माइटोसिस जैसी है। तो मियोसिस अकर इन टू स्टेप, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। यहां पे हमने इक्वेशन कहा था, दिस वन इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। और जो सेकंड स्टेप है ये माइटोसिस जैसा है, जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं। अगेन इसको भी हम जब अभी हम करेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस है इसको हम 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कौन कौन सी स्टेज आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो मियोसिस 2 है ये तो बिल्कुल माइटोसिस के जैसी ही है ना। मियोसिस 1 को समझते हैं, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स इकट्ठे आ रहे हैं, वो इकट्ठे क्यों आए हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा। इसमें प्रोफेज 1 थोड़ी सी लंबी है, इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसको भी थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस में डिवाइड करते हैं। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेप्स। प्रोफेज में बेसिक आइडिया क्या था, सेंट्रियोल दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉल टूट रही है, क्रोमेटिक मटेरियल कंडेंस हो रहे हैं, वही सब कुछ चलता रहेगा। पर थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे कि मियोसिस में क्या हुआ। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। नंबर 1 लैप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैचिटीनी, डिप्लोटीनी एंड डायकाइनेज। लैप्टोटीनी में क्या हुआ, एक सेल में न्यूक्लियस, यहां पर सेंट्रियोल्स जो मैंने बनाए। प्रोफेज, एक्चुअली ये प्रोफेज है, तो प्रोफेज में मेन प्रोसेस तो वही रहेगी, सेंट्रियोल दूर जाना, इसका टूट जाना, इनको कंडेंस हो जाना। तो मैं इनको थोड़ा सा आउटलाइन में दिखा रहा हूं, ये दूर चले जा रहे हैं, और जब दूर जा रहे हैं तो इनमें से रेज निकल रही, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम एस्टर बोलते हैं। ये दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियर बॉल डिसॉल्व हो रही है, ये कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस होने के बाद वैसे में प्रॉपर क्रोमोसोम बना दिए, अब एज्यूम करो। तो लैप्टोटीनी में क्या हुआ, लैप्टोटीनी में ये क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नजदीक आते हैं, यहां पर पेयरिंग होती है और यहां पर कुछ बॉन्ड बनने शुरू होते हैं, जिससे कि ये और ये आपस में जुड़ती हैं। These are non sister chromatid, क्योंकि सिस्टर क्रोमाटिड तो इनको कहा जाता है ना, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हुई ना, तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड आपस में जुड़ती हैं। कहां हुई, लैप्टोटीनी। देन जाइगोटीनी, जाइगोटीनी में क्या हुआ, इसका कुछ पार्ट, आपको पता है कि ये डीएनए से बना है सारा, कंडेंस हो गई, इसका कुछ पार्ट इसके कुछ पार्ट के साथ जुड़ के क्या बनाता है, साइनेप्सिस बनाता है। जाइगोटीनी की खास बात क्या हो गई, साइनेप्स फॉर्मेशन। साइनेप्स फॉर्मेशन के बाद जब ये डीएनए, इसका डीएनए और इसका डीएनए, आपको पता है ना डीएनए, ये डीएनए है, डुप्लीकेशन हो चुकी थी, ये इसके ऊपर ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। मतलब देखो मैंने इस पूरी बाजू को कंडेंस फॉर्म में जो यहां बनाया वो एक्चुअली ऐसी सी।
तो दोनों नजदीक आए, आपस में कॉम्बिनेशन हुई, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट होने के बाद हम कहते हैं कि साइनेप्सिस बन गए हैं। साइनेप्सिस बहुत जगह से जुड़ जाते हैं, बहुत जगह खुल भी जाते हैं, ऐसे साइनेप्स बन गए। उसके बाद क्या होता है कि इसका डीएनए टूट के इधर और इसका डीएनए कुछ टूट के इधर चेंज होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो जो थर्ड स्टेज है पैचिटिनी, इसकी खास बात क्या है कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब इसका डीएनए फ्रेगमेंट्स इधर, इसका डीएनए फ्रेगमेंट्स थोड़ा सा इधर। इसे हुआ क्या होगा, इसे ये हुआ होगा जैसे मैं बोलता हूं कि ये पूरा क्रोमोसोम फादर से आया था, ये पूरा क्रोमोसोम मदर से आया था किसी सेल में। जब हमारे पास 46 सेल्स 46 क्रोमोसोम्स हैं, उस दौरान 23 फादर साहब वाले हैं, 23 मदर वाले हैं। तो जब वो दो क्रोमोसोम आपस में क्रॉस ओवर हुए होंगे तो इसके कुछ जीन, मतलब मम्मी वाले क्रोमोसोम के कुछ जीन इधर आ गए होंगे, पापा वाले क्रोमोसोम के कुछ जीन इधर आ गए होंगे। तो इसका मतलब ये जो बीच के दो थ्रेड हैं ये आपस में कुछ ना कुछ इंटरचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट से बने हैं। ऐसा नहीं है किसी भी दोनों में चेंजेस होते हैं, इन दोनों में भी चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ये भी आपस में क्रॉस ओवर हो सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये फ्रेगमेंट्स आपस में आएंगे, एक दूसरे के साथ फ्रेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पहले तो हमने बोला था साइनेप्सिस, इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्स मतलब नजदीक आना एक दूसरे के पास, उसमें चेंज नहीं हुए थे तब तक। क्रॉसिंग ओवर में क्या है, अब डीएनए फ्रेगमेंट आपस में चेंज हो चुके हैं। मैं आपको और बता दूं कि बेटा ये सब कुछ एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती हैं, बहुत से एंजाइम यूज होते हैं। इंटरचेंज होने के बाद लाइगेज का भी यूज होता है डीएनए को जोड़ने के लिए, तो इसका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। तो अब चेंजेस हो चुके हैं। चेंजेस होने के बाद ये स्टेज कौन सी है, यस पैचिटिनी, चेंज हो जाना, क्रॉसिंग ओवर हो जाना। उसके बाद जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुई ठीक है, जहां जहां नहीं हुई वो पार्ट खुल जाते हैं। इसका मतलब यदि मैं इन बीच वाले पार्ट को लेता हूं तो जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुई सिर्फ वो पोर्शन तो आपस में चिपका हुआ है, बाकी डीएनए फिलहाल खुल गया है। जैसे जिप होती है ना, कहीं कहीं से निशान रहते हैं बीच में जुड़े हुए से, तो वही बात यहाँ है कि जहां जहां क्रॉसिंग हुई जुड़े रहे, जहां जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई वो खुल गए, तो एक जिप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द chiasmata, chiasmata formation। तो दिस इज द characteristics of next stage, that is the diploteny। तो हो कहां रहा है, ये सब कुछ सेम हो रहा है, ये उधर जा रहे हैं, ये टूट रहा है और इनके बीच में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है और लास्ट में जब ये सारे ही फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं, दैट इज द लास्ट स्टेज, डायकाइनेसिस। ये अलग होने के बाद आप कहां हैं, ये रहे, तब तक प्रोफेज पूरी हो चुकी है। मेटाफेज की क्या खास बात थी, एक लाइन में आ जाना इन सब का, तो तब तक प्रोफेज खत्म हो चुकी थी, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, लेन देन हो चुका है, अलग अलग हो चुके हैं। और फिर मेटाफेज की खास बात क्या थी, यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको पकड़ेगा, काइनेटोकोर को, इधर वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इसको पकड़ेगा। मेटाफेज में एक लाइन में है और एनाफेज आते आते तक ये अलग अलग हो जाते हैं। मतलब के ये एक साइड है पूरा और ये एक साइड है पूरा। मियोसिस 1 इसका मतलब एक सेल में दोनों के दो अलग अलग हो गए हैं। जब दिस वन इज द एनाफेज 1, फिर ये बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे और न्यूक्लियर वॉल बन जाएगी, दैट इज द टीलोफेज 1। बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है जैसे माइटोसिस में पढ़ा। तो यहां पर समझ आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे। मियोसिस 2 में क्या होगा, जब ये पूरा क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा क्रोमोसोम यहां आ चुका है, मियोसिस 2 में, तो फिर मेटाफेज मतलब के अब ये एक सीध में इस तरह से आएंगे और जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे ये अलग अलग हो जाएंगे। मतलब इसमें आप एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, फोर्थ यहां, मतलब 4 तरह की सेल बनेंगी हमारे पास और चारों की 4 हैप्लॉइड बनेंगी आधे क्रोमोसोम्स के साथ। कुछ समझ आया?
कि हुआ क्या, एक्चुअली कुछ फ्रेगमेंट लेन देन हुए। लेन देन होने का मतलब यदि ये एक प्योर था स्टार्टिंग में फादर साहब जैसा, और इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं हुई इस वाले फर्स्ट वाले थ्रेड में, इसका मतलब जब ये अलग हुआ है तो ये पूरा का पूरा फादर साहब जैसा होगा ना, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सबसे इधर वाले को लेते हैं, इसमें भी मान लो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो ये भी बिल्कुल मदर जैसा होगा, बिल्कुल प्योर। बट बीच वाले दो थ्रेड में चेंजेस हुए थे, तो बीच वाले के अंदर कुछ ब्लैक, जैसे मान लो यहाँ मैंने ब्लैक ड्रॉ किया है अलग अलग दिखाने के लिए, मान लो कुछ ब्लैक हिस्सा और कुछ व्हाइट वाले का हिस्सा इधर आ गया था। इसका मतलब थर्ड ये वाला जो है वो कहीं कहीं से ब्लैक, कहीं कहीं से व्हाइट, कहीं कहीं से ब्लैक, कहीं कहीं से व्हाइट, थोड़ा चेंजेस के साथ मिलेगा। इसी तरह से ये वाला हिस्सा यदि मैं इसको व्हाइट रिप्रेजेंट करता हूं तो व्हाइट में कहीं कहीं पे ब्लैक फ्रेगमेंट आए हैं, मतलब कुछ जीन इस वाले के आए हैं, तो इस पूरे व्हाइट के अंदर कुछ जीन ब्लैक वाले के आए हुए हैं। तो इस तरह के 4 तरह की सेल बनेंगी मियोसिस में। मियोसिस मैंने आपको बताया था कि कहां होती है, जर्मिनल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जहां स्पर्म बनेंगे और एग बनेंगे। इसका मतलब अब यदि मदर के एग के साथ इस तरह का स्पर्म मिलता है तो उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर फादर साहब वाले, इस तरह का मिलता है दूसरी टाइप के, इस तरह से आता है तो कॉम्बिनेशन, कुछ कुछ कैरेक्टर्स अपर जनरेशन के, कुछ कुछ मिक्स कैरेक्टर यहां। इसका मतलब हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म हैं। इसी तरह से यही प्रोसेस एग में भी होती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसी तरह की सेल डिवीजन होती है, वहां पे भी 4 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वेरिएशंस के साथ एग बनते हैं। अब जिस तरह के वेरिएशन के एग के साथ उसी तरह के डिफरेंट वेरिएशन टाइप के स्पर्म्स कंबाइन करेंगे, उसी तरह से जो नेक्स्ट बेबी बनेगा उसमें सबका मिक्सचर आएगा, जो सारे जीन आएंगे वो मिक्स होकर आएंगे। तो 2 फायदे क्या हुए, नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर हाफ होने की वजह से 46 से 23 रह जाने की वजह से स्पर्म में 23 एग में 23 दोबारा से 46, नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहे, नंबर 1। नंबर 2 फायदा क्या हुआ, डिफरेंट टाइप की वैरायटी हमें देखने को मिली, वेरिएशंस आई ना हमारे पास, तो डिफरेंट वैरायटीज हमें देखने को मिली। वैरायटी देखने की वजह से हमारे एनवायरमेंट्स में एवोल्यूशन होता रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये जरूरी है। तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस। तो आई होप आपको मियोसिस समझ आ गई होगी। मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को आप यदि ध्यान से देखोगे तो इसमें प्रोफेज 1 दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में कॉम्बिनेशन फॉर्म में हैं, वो नजदीक आए, उनमें स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, मींस वो जुड़े, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्लास्मेटा फॉर्मेशन हुई और अलग अलग हो रहे हैं, ये प्रोफेज 1 को शो कर रहा है। आप नेक्स्ट देखोगे इसमें मेटाफेज 1, आप देखोगे 2 रेड रेड एक साइड आ गए, 2 ब्लू ब्लू एक साइड, इसका मतलब एनाफेज 1 में आपने देखा होगा कि पूरा पूरा क्रोमोसोम दोनों क्रोमैटिड के साथ एक साइड चला गया, और टीलोफेज में आते आते ये दोनों अलग अलग बन गए। ये टीलोफेज 1 है। अब आगे देखते हैं, जो टीलोफेज 1 बनी, टीलोफेज 1 के बाद जो 2 क्रोमोसोम बने, अब ये दोबारा से एक ही सीध में आ गए हैं, प्रोफेज 2। मेटाफेज 2 तक आते आते ये बिल्कुल एक ही प्लेट पे सेट हो गए हैं। एनाफेज 2 में आप देख रहे हो कि जो 2 क्रोमैटिड हैं, 2 रेड की 2 ब्लू की, ये भी अलग अलग हो गई है। और एनाफेज 2 के बाद टीलोफेज आते आते ये 4 सेल में डिवाइड हो चुके हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गए हैं। सो दिस वाज द ब्रीफ आइडिया अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। For competitive level, we can join the classroom program. We can go for the further informations. आप कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो।